हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में बात की थी, जिसी का ही एक छोटा सा पोर्शन जो इसके साथ ही होने वाली एक कपल्ड रिएक्शन है उसके साथ अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में आज। पिछले वीडियो में हमने NADH2 जो कि मैट्रिक्स पार्ट में NADH2 है, FeDH2 वगैरह जो बनते हैं उनके ऑक्सीडेशन से रिलीज होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की थी, जहाँ से मैंने आपको बताया था NADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो रिलीज़ होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को स्थानांतरित किए जाते हैं, जहाँ से ये यूबी क्विनोन को स्थानांतरित होते हैं या कोएंजाइम क्यू या जिसको आप यूबी क्विनोन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इसी दौरान यहाँ से इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का यूज़ कर एक्टिवली प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स पार्ट से साइटोप्लाज्म की तरफ स्थित पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो कि बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच जो खाली जगह पाई जाती है वहाँ इनको स्थानांतरित किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि इन प्रोटॉन पंप के रूप में कार्य करने वाले ये जो कॉम्प्लेक्स हैं इनके थ्रू कंप्लीट होती है। फिर इसके बाद में यूबी क्विनोन जो मोबाइल कैरियर इलेक्ट्रॉन प्रोटीन है, वहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन थर्ड को स्थानांतरित होते हैं तो एक बार फिर यहाँ प्रोटॉन्स रिलीज़ किए जाते हैं एक्टिवली। फिर इसके बाद में यहाँ से थर्ड से ये एक और मोबाइल कैरियर प्रोटीन पाई जाती है साइटोक्रोम C, वहाँ से स्थानांतरित होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है उसको साइटोक्रोम A3 को। तो इस दौरान भी यहाँ प्रोटॉन जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो पीछे हमने पढ़ा है कि NADH2 के लगभग 10-12 जो 8 से 10 जो मोलिक्यूल्स हैं वो यहाँ निर्मित होते हैं। तो हर बार जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो इस प्रकार से एक NADH2 के ऑक्सीडेशन के दौरान जो रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके थ्रू 6 प्रोटॉन या 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन यहाँ स्थानांतरित होते हैं, जबकि FADH2 के ऑक्सीडेशन से केवल और केवल 2 पेयर, क्योंकि ये एंटर करता है सेकंड कॉम्प्लेक्स में। सेकंड कॉम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि FAD FES जो कॉम्प्लेक्स कहलाता है वहाँ से ये यूबी क्विनोन को जाते हैं। यूबी क्विनोन से जब ये वापस थर्ड को स्थानांतरित होते हैं तो यहाँ भी एक प्रोटॉन रिलीज़ किया जाता है। ये NADH2 के हैं और ये मान लीजिए आप किसके हैं, FADH2 के। तो यहाँ मैं N लिख देता हूँ जिनके आगे वो NADH2 से आए हैं, और यहाँ जैसे ये अलग से आया तो ये FADH2 से आया। इसी प्रकार से ये थर्ड को, और जो साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ से जहाँ आयरन यहाँ मीडिएटर होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर, और थर्ड से साइटोक्रोम C जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होती है, मोबाइल होती है यहाँ, और इससे ये साइटोक्रोम A3 जो कि 2 कॉपर आयन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ भी इनके द्वारा 2 प्रोटॉन या एक पेयर ऑफ प्रोटॉन जो कि FADH2 का है वो यहाँ पर रिलीज किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि FADH2 के एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप 2 पेयर रिलीज होते हैं PMS में मैट्रिक्स से, जबकि NADH2 के द्वारा 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन PMS में पहुँचाए जाते हैं। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल करके आता है वो ये कि मैट्रिक्स में जैसे एक राउंड में ही आप यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 पेयर ऑफ प्रोटॉन यानी कि लगभग 10 प्रोटॉन, मैं एक साथ लिख सकता हूँ 10 प्रोटॉन जो हैं वो PMS में इंक्रीज़ हो गए, यानी कि जो प्रोटॉन्स की जो कंसंट्रेशन है वो PMS में इंक्रीज हो गई, जबकि उतने ही यहाँ कम होने की वजह से प्रोटॉन्स की जो कंसंट्रेशन है वो मैट्रिक्स वाले पार्ट में क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो प्रोटॉन्स हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वापस मैट्रिक्स में एंटर करते हैं। चूँकि इनका बाहर जाना एक्टिव होता है, प्रोटॉन पंप के थ्रू होता है, लेकिन अंदर आना केवल और केवल एक कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही ये एंटर कर सकते हैं, और वो होता है F0F1 कॉम्प्लेक्स। F0F1 जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ से जब ये डिफ्यूज़ होते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चूँकि PMS में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है जब ये यहाँ से डिफ्यूज़ होते हैं यहाँ, तो एटीपेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम का नाम है एटीपेज एंजाइम की प्रेजेंस में ADP का फॉस्फोराइलेशन होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें ऐड किया जाता है, और एनर्जी प्रोडक्ट के रूप में यहाँ हमें ATP प्राप्त होता है। दूसरी बात, जो खास बात जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही वो तो होता है ऑक्सीजन, और अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कॉम्प्लेक्स वो होता है साइटोक्रोम A A3,
और यदि आपसे पूछा जाए अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही साइटोक्रोम, तब आपका आंसर होगा साइटोक्रोम A3। ठीक है। दूसरी बात, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो कैरियर है वो होता है आयरन, लेकिन फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम A3, यहाँ कॉपर मीडिएटर होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो यहाँ ये जो प्रोसेस है, जहाँ ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, कि प्रोटॉन्स एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसके फलस्वरूप एडीपी के फॉस्फोराइलेशन से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसको कहा जाता है ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण, जिसको अपन इस प्रकार से एक डिटेल में डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। ये इस प्रकार मैंने एक डायग्राम बनाया है, जिसमें आप देखेंगे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, और जिनको हमने नाम दिया था क्रिस्टा, सिंगुलर क्रिस्टा, और बहुवचन जब बहुत सारे होते हैं तब इनको हम कहते हैं क्रिस्टी, तब इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और इन्हीं क्रिस्टी पर बैडमिंटन लाइक जो स्ट्रक्चर है, यानी कि बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स वो भी यही होते हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स, फोर्थ कॉम्प्लेक्स और ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। तो जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है F0 F1 जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो अपना इलेक्ट्रॉन जो है, जो प्रोटॉन्स हैं, वो यहाँ PMS वाले पोर्शन में ट्रांसपोर्ट किए गए थे, यानी कि इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2H प्लस 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 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी प्रोटॉन्स हैं वो आपके जो पेयर के रूप में ही स्थानांतरित किए गए थे। ये छोटा स्वरूप है इस डायग्राम का, ये बड़ा है, एग्जाम में आपको यही बना करके आना है। अब जो बात आती है वो मेन ये कि जब ये प्रोटॉन्स जो हैं वो यहाँ पर एक्स्ट्रा में जब ये इकट्ठे हो जाते हैं PMS में, यानी कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, तो यहाँ आप देखेंगे कि मैट्रिक्स में चूंकि इनकी जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम होती है। मैट्रिक्स में इनकी कंसंट्रेशन कम होने के कारण यहाँ इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा और मैट्रिक्स में कंसंट्रेशन कम, तो ये जब यहाँ से मूव करते हैं तो अंदर की तरफ मैट्रिक्स में मूव करने के लिए इनके पास केवल और केवल एक ही रास्ता होता है, वो होता है थ्रू F0 F1 कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ F0 F1 कॉम्प्लेक्स, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 5। तो यहाँ जो प्रोटॉन्स का जो पेयर है उसको मैं एक को यहाँ अलग से लिख देता हूँ इस प्रकार से। ये प्रोटॉन का पेयर डिफ्यूज़ होता है। यहाँ आप ध्यान रखें, जब ये मैट्रिक्स से, यानी कि मैट्रिक्स से जब ये PMS में स्थानांतरित किए गए थे तब ये एक्टिवली स्थानांतरित किए गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का यहाँ यूज़ हुआ था। लेकिन जब ये वापस आते हैं तो केवल और केवल F0 F1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही जा सकते हैं। दूसरा, ये डिफ्यूज़ होते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि सांद्रता प्रवणता के अकॉर्डिंग। तो ये चूंकि इनके पास कुछ एनर्जी होती है, इसलिए मैं इसको इस प्रकार से वेवी लाइन, यानी कि एक लहरदार लाइन के रूप में शो कर रहा हूँ। ये इस प्रकार से ये F0 में एंटर करते हैं और जैसे ही ये F1 में एंटर करते हैं, यहाँ ADP के साथ इनकी एनर्जी का यूज़ किया जाता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ जोड़ दिया जाता है। और जोड़ करके जैसे ही ये प्रोटॉन यहाँ इसको पार करते हैं तो ये प्रोटॉन इस प्रकार से अंदर आते हैं, मैट्रिक्स में एंटर करते हैं और साथ ही साथ यहाँ ATP का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो एंजाइम यहाँ पर यूज़ किया जाता है वो एंजाइम होता है ATPase, या जिसे आप कह सकते हैं ATP सिंथेटेज या ATP सिंथेटेज। चूँकि आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ से लेकर के इस लाइन को वेवी लाइन के रूप में शो किया, क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ मात्रा में क्या होती है, एनर्जी। दूसरा, इसके बाद ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं और मैट्रिक्स में एंटर कर जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लाइन को यहाँ पर क्या किया, एक सीधी रेखा के रूप में किया। तो आपने यहाँ देखा कि एक पेयर ऑफ प्रोटॉन, वन पेयर ऑफ प्रोटॉन जब डिफ्यूज़ होता है F0 F1 कॉम्प्लेक्स से मैट्रिक्स में, तो 1 ATP का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं
कि NADH2 के ऑक्सीडेशन के दौरान प्रोटॉन के 3 पेयर यानी कि प्रोटॉन के 3 पेयर्स, जबकि FADH2 के ऑक्सीडेशन से प्रोटॉन्स के 2 पेयर्स रिलीज़ किए जाते हैं। अब बात आती है यहाँ कि एक पेयर ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का एक जोड़ा जब एंटर करता है तो एक ATP बनाता है। तो NADH2 के एक मॉलिक्यूल से हमें 3 जोड़े हैं तो कितने ATP मिलेंगे? 3 ATP मिलेंगे। जबकि एक FADH2 के ऑक्सीडेशन के दौरान 2 प्रोटॉन के पेयर यानी कि प्रोटॉन के कितने पेयर? 2 पेयर रिलीज़ किए जाते हैं PMS में। तो ये कितने ATP बनाएंगे? 2 ATP बनाएंगे। तो इसलिए NADH2 से एक अणु से 3 ATP और FADH2 के एक अणु से 2 ATP का फॉर्मेशन किया जाता है। चूँकि ये जो प्रोसेस है कंप्लीटली ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि उसकी प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। चूँकि यहाँ ADP का फॉस्फोराइलेशन होता है, इसीलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ ये जो अपना इलेक्ट्रॉन जो परिवहन तंत्र है या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये इस प्रकार यहाँ आकर के कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड एक जो विशेष चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है जिसका नाम होता है F0F1 कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है फर्नांडिस मॉर्गन। तो इनके नाम से ही फर्नांडिस से ही F यहाँ लिया गया है। और ये 0 जैसा कि मैंने पहले भी बताया था FO होता है जो कि ओलिगोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है उसके द्वारा ये बाधित किया जाता है, इसीलिए इसको FO पोर्शन कहते हैं, जो कि इसको बेस पोर्शन को यहाँ डिफ्यूज़न रोक देता है प्रोटॉन्स का, और F1 पार्टिकल में ATP का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर रोक दिया जाता है। इसके अलावा जैसे कि कुछ जो पौधे हैं, जैसे कि कंपटीशन एग्ज़ाम में नीट वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि स्पिनच यानी कि जो पालक है, उसमें यदि जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में भाग लेने वाले जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेज हैं जो कि साइनाइड के द्वारा कम्प्लीटली चॉक्ड कर दिए जाते हैं या ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तो जो पालक है उसमें यदि साइनाइड के थ्रू इन साइटोक्रोम को अगर निष्क्रिय भी कर दिया जाए तो भी यहाँ ETS और जो कंप्लीट है वो होगा और ATP का फॉर्मेशन भी होगा। जो किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ जो एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उसको यदि ब्लॉक भी कर दिया जाए साइनाइड के थ्रू तो वहाँ पर एक दूसरा एंजाइम जिसका नाम अल्टरनेट ऑक्सीडेज है वो यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो ये हालांकि थोड़ा सा BSc लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप याद रखें, पालक एक ऐसा पौधा है जिसमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो साइनाइड के थ्रू साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसको ब्लॉक करके भी रोका नहीं जा सकता। तो इसके साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रेस्पिरेशन की जितने भी हमने यहाँ पर चरण पढ़े हैं उनकी एनर्जी सीट यानी कि कौन से चरण में कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।